अस्सलामुअलैकुम। हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 की। इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ये सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में पेन सेंड कर लेता हूँ। सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। कूलम्स लॉ ये जो है ना जहाँ पे काम नहीं कर सकता, जैसे कि गॉसियन सरफेस अगर हम लोग कोई ख़तरनाक तरह की हो, जैसे कि ख़तरनाक तरह की, इसके बाद कैसी गॉसियन सरफेस बनाओगी? नहीं बन सकती ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पे गॉसियन सरफेस की सिमेट्री वैलिड नहीं होती, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस गॉसियन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। सही है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती नहीं है हर जगह पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं लेप्लास इक्वेशन से। सही, हमने जो लेप्लास और पॉइसन पढ़ी है उसके अंदर से हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। सही है भाई, जिसकी वजह से हम लोग कलेक्शन बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। उसके अंदर इसका नाम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे दिया है हमने। सही है। अच्छा, पॉइसन रिप्लेस इक्वेशन होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं। हम लोग को पता है कि भाई, इसको मैं थोड़ा सा ना डिफाइन कर देते हैं। हम लोग को पता है E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी और आर होता है ना। अगर मैं बात करूँ कि डिफरेंशियल गॉसियन इंटीग्रेशन की डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये होती है इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। या फिर मैं कह सकता हूँ क्रॉस ई ऑफ सी ओ, ये होती है। ये जो होती है टाइम डिपेंडेंट फॉर्म है केस नॉन सर्कुलेशन या फिर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए हम लोग को पता है ये चीज़ होती है ना। लेकिन अगर हम लोग कंबाइन कर दें, बोर्ड इक्वेशन को कंबाइन करें, इसके ई की वैल्यू डाल दूँ ये वाली में से, इसके अंदर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई डॉट डी, कहाँ गया, सॉरी चल रहा नहीं है। अच्छा भैया, अगर मैं इसके अंदर वो कर दूँ तो फिर ये तो ऐसे ही आ जाएगा। सही है। डॉट ई की जगह पे क्या आ जाएगा, ई की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि है माइनस का डेल्टा वी और आर इक्वल टू, इसकी जगह पे ये एप्सिलॉन नॉट है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 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 स्क्वायर डॉट वी ऑफ आर इक्वल टू माइनस सम ऑफ एफ, है ना। मुझे रहा भाई, इसी तरीके से हमारे पास ये होता है। ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये डेल्टा वी है, डेल्टा ई जो है उधर ले गए, और डेल्टा डायलेक्ट, ये चीज़ याद रखनी है। जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डी जो होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, और वो ई डॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमारे पास कभी कभी फॉर्मूलोस के अंदर आ जाता है, इस वजह से क्या सॉल्व हो सकता है, इस वजह से हम लोग निकालेंगे। अगर हम लोग इसको वेक्टर से डिस्प्लेस करें तो हम लोग के साथ ये निकलती है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली हमने वैल्यू डाली, यहाँ से यू आया और ये पॉइसन इक्वेशन बन गई। सही है भाई, दिस इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक वेक्टर। या फिर अब एक चीज़ कॉल करें, अगर मैं बात करूँ डेल्टा स्क्वायर की, डेल्टा तो होता है डिफरेंशियल चेंज, जो कि होता है डावा बाय डावा एक्स ऑफ आई। ये जो होता है, ये इसको देखूँ तो ये वेक्टर फॉर्म है इसकी, है ना। लेकिन अगर मैं डेल्टा डॉट डेल्टा को मल्टीप्लाई करूँगा तो वेक्टर और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या करता है, स्केलर कर देता है। ये इसका स्केलर फॉर्म बनाता है। सही है भाई। तो स्केलर डेल्टा प्रोडक्ट जो होता है ना दोनों का, या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक स्केलर वैल्यू देती है। ये हमेशा बात याद रखिएगा। सही है। और इसके अंदर ये क्या चीज़ है, जो ऊपर जो बनी है रो, जो ये बनी है, ये होती है क्यू अपॉन वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एक्स। सही है भाई, दिस कॉल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा भाई, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डायलेक्ट्रिक का पेज है, पेज नंबर 200 पे आपको इसकी डेफिनेशन पूरी मिल जाएगी। अच्छा भाई, हम लोग बात करते हैं नो फ्री चार्जेस। इसके बाद हम लोग वी ज़ीरो होता है, देन फ्री चार्जेस ऑन पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आ गया था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग लगा देंगे, बस सही है, विदाउट मीडियम ये तो छोड़ देगा। सबसे हम नॉट अगर ले जाते हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अब तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बात कर लेते हैं। ये होते हैं एक्स वाई जेड, हम लोग को पता है ये क्यूब होता है एक तरह से, आते हैं हम लोग के पास तीन होते हैं इस तरीके से। एक होता है एक्स वाई जेड, क्यूबिकल सिस्टम होता है। इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हम लोग को पता है, अगर इसके डेल्टा वेक्टर अप्लाई करते हैं तो ये वॉल्यूम बनता है। अगर वॉल्यूम को फर्स्ट वाले के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला वॉल्यूम एक्स स्क्वायर के साथ वॉल्यूम होगा, ये वाई स्क्वायर के साथ वॉल्यूम होगा, ये जेड स्क्वायर के साथ वॉल्यूम होगा। तो इसके अलावा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो होता है ना, वन
वन अपॉन पी होता है, या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इस तरीके का होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, है ना। इसमें तो एक रेडियल कंपोनेंट होता है और एक लेंथ कंपोनेंट होता है ना। हम लोग को पता है रेडियल कंपोनेंट जो होता है इसकी वैल्यू पाई से थीटा से होती है, पाई से कह सकते हैं। और ये जो होता है, अगर मैं इसको 3 कंपोनेंट में डिवाइड करूँ, एक जो ये इसका सर्कल है इसकी बात करते हैं, तो ये तो हो गया पाई। इसकी जो लेंथ है वो होती है एल, इसको हम लोग कहते हैं जेड। और ये जो इसका जो रेडियस है वो क्या कहलाता है, इसका लॉ पी। 3 चीज़ों में डिवाइड हो गया तो इसका ये कहलाता है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के सिस्टम के लिए हम लोग को पता है कि इसका डिफरेंशियल यहाँ पे निकलता है वो इस तरीके का होता है कि 1/p डावा बाय डावा पी, उसके बाद ये हो जाएगा, सही है। फिर 1/p² डावा बाय डावा एक्स, उसके बाद जेड का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास ये सारा सा होता है इक्वल टू 0। अब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक स्फेयर है ना। तो स्फेरिकल के अंदर क्या होगा, पहले रेडियस की बात करें तो एक तो आर हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा यहाँ से घूम के पूरा वापसी आया तो ये हो गया थीटा, और ये इस तरफ भी घूम रहा है तो ये हो गया फाई। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, आर थीटा एंड फाई। सही है भाई, आर थीटा एंड फाई 3 कंपोनेंट हो गए। इसका हम लोग को पता है 1/r का स्क्वायर, 1/r का स्क्वायर सम ऑफ आर का स्क्वायर, उसके बाद 1/r थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा डॉट डी थीटा साइन थीटा। हम लोग को दूसरा वाला भी पता है, तीसरा वाला भी पता है 1/r साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में वॉल्यूम के साथ इक्वल टू 0। इस तरीके से होता है, सही है। अब हम लोग का क्वेश्चन प्रॉब्लम दी है 6.1 में, उसको एक काम करता हूँ निकाल भी लेता हूँ तो अंदाज़ा हो जाएगा, या फिर ऐसे ही उतार देते हैं, सही है। अब बोला है, वो ये बोल रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल टू ईच पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकालने का बोल रहा है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे कि 1.6.1 के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है v की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन से, ईच पॉइंट ऑफ द सिलेंडर बिटवीन द एंड्स, मतलब के 0 पे भी और ये जेड डी पे भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, या फिर उसकी फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने इसको एफ इज इक्वल टू प्रेशर इक्वेशन, ये लंबी कहानी, हम लोग सीधे सीधे इसके अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लेंगे, सही है। अच्छा भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये लगा दिया, ये हमारे पास इसका पहली इक्वेशन हो गई। हम लोग प्रेशर निकालने के लिए फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने के लिए हम लोग उसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई थी, ये दी हुई है इसकी डेंसिटी, सही है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस 0 पे जो है ना 25,000 वोल्ट, या फिर 225 की 25,000 वोल्ट दिया हुआ है। इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस डी वैल्यू है 0 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से इस तरीके से निकालना है। अब हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम लोग को पता है कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके बराबर है, और ये जो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि ये हो गया, सही है। अगर मैं इसको d/dz कर दूँ, सिर्फ डायरेक्शन देखो कितनी डायरेक्शन है यहाँ पे, हम लोग को सिर्फ z डायरेक्शन में निकालना है। तो z डायरेक्शन में निकालना है तो वॉल्यूम के हिसाब से तो सिर्फ z डायरेक्शन में निकलेगा। तो अगर मैं z के हिसाब से खोलूँ उसको तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का पी नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना भाई। तो ये पी वी वॉल्यूम का है तो ये पी नॉट के हिसाब से लिख लेगा, सही है भाई। ये मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको डी जेड को यहीं पे खोल दिया अलग अलग, और इस वाले डी जेड को मैं उधर ले गया, सही है भाई। ये किया मैंने, और जब ये डी जेड वहाँ पे चले गया तो ये वाला डी जेड गया यहाँ पे डी जेड, यहाँ पे मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, अप्लाई इंटीग्रेशन, ये रहा। तो मेरे पास ये आ जाएगा एक वैल्यू। अब मेरे को पता है इससे डी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जो है जेड की जगह पे एक जेड लग जाएगा, सही है, तो डी जेड के एक कांस्टेंट के साथ, सही। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई है। अब ये पहली इक्वेशन बन गई है, वापस से इसके अंदर जो डी जेड है उसको उधर लेके जाऊँगा, तो ये डी जेड इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाऊंगा तो इंटीग्रेशन लग गई मेरे पास। इससे वॉल्यूम बच जाएगा, यहाँ पे डी जेड से डी जेड कैंसिल हो गए। यहाँ पे ये चीज़ कांस्टेंट थी, ये चीज़ ये बाहर आ जाएगी, माइनस का 1/, ये चीज़ माइनस की, ये चीज़ बाहर आ गई। जेड के अंदर क्या होगा, जेड स्क्वायर, सही है भाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड बाय 2।
मतलब क्या होता है, अगर z लिखा हुआ है उसकी इंटीग्रेशन होती है डी जेड से, क्या होती है जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये होती है प्लस सी। इस तरीके से जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया प्लस यहाँ पे जेड था पहले से ही, नहीं जेड स्क्वायर नहीं होती, यहाँ पे जेड आना चाहिए, जेड स्क्वायर नहीं आएगा, जेड आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे जेड आ गया और प्लस का बी एक लग गया कांस्टेंट जो कि 1 इक्वेशन नंबर 2 होगा इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या एक जो बाउंड्री की कंडीशन है ना उसको यूज़ करेंगे। उस पर लिखा हुआ है कि जब लॉ की जेड की वैल्यू 0 है तो उस वक्त वी नॉट जो है वो वी जो है वो वी नॉट के इक्वल है। सही है भाई, वी जो है वी नॉट के इक्वल है, देखो वी, ये वी नॉट है ना, इसके इक्वल है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने बोला कि वी 0 है तो मैंने इस वाली इक्वेशन के अंदर जेड की वैल्यू 0 डाली, मतलब ये 0 हो गया, ए भी 0 हो गया, सिर्फ बी बच गया, तो वी नॉट इज इक्वल टू बी के इक्वल आ गया। अब दूसरी कंडीशन डाली, दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि जब क्या है, दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है जब z इक्वल टू डी है तो v इक्वल टू 0 है, ये 0 हो गया। z इक्वल टू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी डी, और ये हमारे पास इसके अंदर a की वैल्यू से निकाल लिया और दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैंने a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दी, ये मेरे पास v की आराम से वैल्यू आ गई। अच्छा भाई, अब मैं अगर e की बात करता हूँ, e इक्वल्स टू डेल्टा v होता है ना माइनस का, तो मैं कह सकता हूँ e इक्वल्स टू माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा z, ये हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड की, ये वाली वैल्यू यही वैल्यू होगी, सेम टू सेम, बस के साइन चेंज होगी, प्लस का जेड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का ए की वैल्यू में उठा के डाल दूंगा उधर से। सही है, तो मेरे पास जो ए की वैल्यू आई है वो क्या आई है, मेरे पास ए की वैल्यू कहाँ गई, ये वैल्यू आई है। तो इन दोनों की भी साइन चेंज होगी, ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इन दोनों प्लस करूँगा तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट बाई ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हुआ होगा, ये देखो पहले v की वैल्यू डाली हुई है, इस तरीके से v की वैल्यू डाली हुई है, फिर उसके बाद करने के बाद पूरा वैल्यू वेक्टर के अंदर ए से। अच्छा, इसमें जो है एक चीज़ और भी होती है, साथ में वेक्टर फॉर्म बनानी है तो हम लोग ने ए कैप या फिर ए कैप लगाना है, ए जेड कैप हो जाएगा क्योंकि ये जेड के हिसाब से निकालने होता है, दल तो आर होता है कैप, लेकिन आर हम लोग जेड के हिसाब से निकालना है और जेड के लिए हो जाएगा। सही है। अच्छा भाई, हमारे पास ये आ जाएगा इस तरीके से ई। हम लोग को क्या करना है, फाइंड आई गेस पोटेंशियल एट ईच पॉइंट, हम लोग पोटेंशियल निकालनी है ईच पॉइंट ऑफ वी के। तो हम लोग ने क्या किया इसके अंदर कि जो एफ की वैल्यू, एफ की जो हमारे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चीज़ आ गई थी, इसको हम लोग ने फोर्सम सर्कुलेशन डाइलेक्ट्रिक, हम लोग को पता है एफ इजिकल्स टू क्यू और ई होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो क्यू होता है वो होता है पी अपॉन, ऊपर लिखा हुआ था हमारे पास, हम लोग क्यू कह सकते हैं पी वी, तो एफ इजिकल्स टू पी वी ई हो जाएगा। सही है भाई, और हमने इंटीग्रेशन कर दी तो हमारे पास इंटीग्रेशन के हिसाब से पी, उसके हिसाब से इंटीग्रेशन वहाँ पे आ जाएगी वी के अंदर। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल डेल्टा पी डेल्टा वी, ये हमारे पास क्यू हो गया। अब मैंने डेल्टा वी के अंदर जो पी की वैल्यू थी, पी नॉट कहाँ गई, ये वाली जो वैल्यू आई थी ए की, ये ई की वैल्यू थी ना, यहाँ से आई थी, तो मैंने ये डाल दी। और डेल्टा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा पी, जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है पी डी पी डी जेड डी पी फाई, है ना, मतलब ये डी पी के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, डी जेड के हिसाब से भी, डी फाई के हिसाब से भी चेंज हो रहा है, पी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये इसका वॉल्यूम होता है। अब हमने क्या किया, इसको जो है वैल्यू को डाला और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारा वॉल्यूम जो है ये होता है, तो हमने लगा दिया। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये सॉल्व करना जो है हम लोग को, सॉल्व हमने किया हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैं करना चाहूँ तो हम लोग कह सकते हैं कि मैं साइड में कर लेता हूँ पहले इसको सॉल्व आसान सा, कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को z के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, एक है, दो है, z वाली वैल्यू। तो ये तो हमारे पास डी वी नॉट हो जाएगा पी नॉट, अगर मैं पी नॉट कॉमन ले लूँ यहाँ पे सारा का सारा, तो पी नॉट कहाँ पे जाएगा, एक सेकेंड,
अच्छा जी, अब मैंने थोड़ा सा ना इसको पहले से डिस्क्राइब कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब आपको पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात नहीं करूँ, अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ, एरिया क्या होगा इसका ये बताएं। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी शेडो बनाते हैं। शेडो बनाने का मतलब है ये इसका एरिया हो गया है ना, एरिया ऐसे करते हैं। अब एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया डिपेंड कर रहा है इसके रेडियस पे, और रेडियस के साथ साथ इसके पाए पे, सही है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस सारे वॉल्यूम के अंदर ये चीज़ें जो हैं, एक दो और जो पाए है एंगल, ये दो चीज़ें जो हैं ये इसका एरिया डिफाइन करती हैं, सही है। और डी जेड जो है वो क्या है, इसका हाइट। हाइट तो शेडो में नहीं है, ये सिर्फ एरिया आएगा। तो हमने क्या किया, डी जेड को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और बाकी सबको एक साथ लिख दिया, और हमने इसको जो है पूरी की पूरी चीज़ को एरिया या फिर एस के तौर पे ले लिया। एस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। तो हमने क्या किया, इसको जो है मैंने कॉमन ये चीज़ नीचे रखी है, इसके अंदर से पी नॉट कॉमन इसमें से आ रहा था, तो पी नॉट कॉमन ले लिया, जेड माइनस डी आ गया, सही है। अब मैंने इसकी लिमिट लगाऊंगा तो जेड की लिमिट बच जाएगी, जो कि होगी 0 से लेके डी तक, ये जेड की लिमिट है, और ये डी जेड से इंटीग्रेट हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इधर जेड आ जाएगा, इधर ये पी नोट की जगह पे जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डी जेड, डी मल्टीप्लाई बाय डी के साथ जेड डिवाइड बाय 2। हमें पता है जब इसमें लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट क्या है, डी है ना, तो जेड की जब डी होगा डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, जीरो हो जाएगा, ये भी चीज़ जीरो हो जाएगी। यहाँ पे डी जेड डी लगाऊंगा, डी से डी कैंसिल, यहाँ पे वी नॉट बच जाएगा। ये वी नॉट बच जाएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बाहर की वैल्यू है पी नॉट की, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगी, मतलब कि पी नॉट बाहर से आया और इसको क्या हो गया था, ये एस के बराबर हो गया था, ये वाली सब चीज़ें मिला के, तो ये एस हो जाएगा। बाकी मैंने ए जेड जो है उसका फंक्शन लगा दिया, वेक्टर फंक्शन है तो वेक्टर की तरफ जाएगा, तो इस वजह से वेक्टर तुम्हारे फोर्स आ गई, सही है भाई। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, सही है, हम लोग को पता है, हमने निकाल दिया। इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट जो होता है एस पी नॉट हो जाएगा, सही है भाई। इस तरीके से हम लोग ने फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल के प्रेशर कर दिया। हमने क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं एफ अपॉन एस के लिए, ये कितनी दी हुई है, एस 25 मल्टीप्लाई 10⁻³ मिली क्यूरी, और वी नॉट डी है 25,000, इस तरीके से, तो हमारे 55,000 न्यूटन पर मीटर आ गया हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ गई है। 22,000 25,000 मल्टीप्लाई 10⁻³ आई थिंक ऐसे ही कुछ है, 22,000 मल्टीप्लाई 10⁻³ होगा, किलो वोल्ट है ना ये थी। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये कुछ जो है पी ओ वी नॉट का, सही है, क्योंकि एस जो है वो एरिया है, ये ज़रूर याद रखना। अच्छा भाई, और ये पी नॉट की वैल्यू कहाँ पे दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई होगी आप लोग को। अब दूसरे की बात करते हैं, ये तो हमारा 6.1 हो गया प्रीसाइड एक्सरसाइज, ये 6.1 की प्रैक्टिस करने के बोला है। सिमिलरली चार्ज डेंसिटी दी हुई है ये वाली, ठीक है, पी वी दी हुई है, सॉरी पी वी दी हुई है पी नॉट एक्स अपॉन ए दिया हुआ है, ये याद रखिएगा, सही है। हम लोग को ये इसके अंदर वोल्ट बी निकालना है और ये निकालना है। अगर हम लोग बात करें सिमिलरली निकालते वक्त, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले वही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, ये पॉइजन की इक्वेशन होगा, सही है भाई। पॉइजन इक्वेशन लगाई, हमारे पास ये आ गया, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, वी की जगह पे ये रख दिया, तो हमारे पास पी नॉट मल्टीप्लाई बाई ए आ गया। हमने पी नॉट को बाहर ले लिया, पी अपॉन एक्स की इसकी ले आ गई। हम लोग ने सिमिलरली हमने क्या किया, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है, वन डायमेंशनल लिखा हुआ है, लिखा है वन डायमेंशनल डिवाइस, जिसके अंदर वो क्या है, एक्स है, तो मतलब ये चीज़ है सिर्फ एक्स पे डिपेंड करती है। तो हम लोग ने यहाँ पे वन डायमेंशन के लिए वॉल्यूम को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया, सही है भाई। जब एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, सिमिलरली एक्स को तोड़ा, एक्स का डेरिवेटिव उधर लेके गए, फिर इंटीग्रेशन लगाई डी वाई, सॉरी डी एक्स डी जेड जो है जीरो होगा क्योंकि वन डायमेंशन है। उसके बाद हमने क्या किया, डी अपॉन डी जेड, और जब इंटीग्रेशन लगाई, इस वाली इंटीग्रेशन से कैंसिल, इधर जो है हमारे पास एक्स था, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स अपॉन 2 ए आ गया साथ में, फिर वापस से एक और दफ़ा किया तो फिर हमारे पास बी भी आ जाएगा। हम लोग को ए और बी निकालना है बाउंड्री कंडीशन पे। बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन पहले दी हुई है एक्स ज़ीरो पे वी ज़ीरो है और एक्स ए पे वी जो है ई के बराबर है, वो फाइन, तो सॉरी
इफ ई इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो एट बी इक्वल टू जीरो एट एक और सही है, दो चीज़ें। सबसे पहले तो हम लोग ई निकाल लेते हैं। ई निकालने के लिए हमको पता है वो होता है माइनस का डावा बी अपॉन डावा एक्स। डावा बी अपॉन एक्स से हम लोग इक्वेशन 1 से निकाल चुके हैं, जो कि ये वाली चीज़ है। सही है, हम लोग ने ये निकाल के इसमें ठोक दिया ई के अंदर, तो ये ए आ गया। सही है भाई, हम लोग को ए निकालना है ना। ए निकालने के लिए हम लोग को पता है कि जब ए जो है ज़ीरो है, बाउंड्री पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, ए एक्स ज़ीरो है तो ई ज़ीरो है। ई को हम ज़ीरो रखा, और यहाँ पे जब ई ज़ीरो लगा हुआ है तो हमने एक्स को भी ज़ीरो रख दिया, माइनस का ए हमारे पास ज़ीरो आ गया है। सही है भाई, ए इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से आ गया। हमने वी की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में लिखा है वी इक्वल टू ज़ीरो एट ए इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए। तो जब x इक्वल टू ए के ऊपर वी इक्वल टू जीरो, तो हमने वी वाली इक्वेशन ली, इसके अंदर हम लोग ने वी को जीरो रखा, एक एक्स की जगह पे ए डाला, तो ये कटने के बाद हमारे पास बी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। सही है, हमने उन्हें फिर उसको बी, ये तो ए के अंदर डालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो हमारे ई की वैल्यू ऐसी आ गई है। अब वी की वैल्यू निकालते हैं। ए एक्स की वैल्यू ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे बी की वैल्यू डालेंगे। बी के अंदर जब डालूंगा तो मेरे पास ये चीज़ें कॉमन आ रही हैं, सिक्स एप्सन नॉट, ये मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो मैं बाहर निकाल दिया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए। सिमिलरली हम लोग उसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद ए बाहर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई ए। सिमिलरली सेम टू सेम क्वेश्चन जो है उसका आंसर बन जाएगा। अगर हम लोग वरना वैसे भी छोड़ सकते हैं, मेरे को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सिमिलरली ये आंसर बन जाएगा। सही है भाई, इसके आगे जाते हैं। इसके आगे हमारे पास क्या है, हाँ हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है सेमी इन्फाइनाइट कंडक्टिव प्लेट्स ऑफ फाइव जीरो एंगल बी एस। सही है भाई, ये कुछ है सेपरेटेड बाय इन्फाइनाइट infinitely floating gap as figure 6.0 v naught and phi v naught is because एंगल दिया हुआ है पाई जीरो और पाई वी में, इस पर जो है जीरो है, इस पर जो है 100 है। कैलकुलेट, अब हम लोग को इसको निकालना है, तो हम लोग को लेप्लास, हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर चार्ज नहीं दिया हुआ हमारे, चार्ज की वैल्यू नहीं दी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर लेप्लास इक्वेशन लगाएंगे। लेप्लास इक्वेशन पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि भाई 0 5 पे जो है वो ज़ीरो है पहली बाउंड्री कंडीशन, इस पे जो है 100 वोल्ट है। और फ्री चार्ज, अगर देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें फ्री चार्ज यूज़ हुआ है तो हम लोग पॉइजन लगाएंगे, अगर नहीं यूज़ हुआ हुआ चार्ज तो हम लोग लेप्लास इक्वेशन से करेंगे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेप्लास इक्वेशन हम लोग को पता है वो होती है इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर डी वी डिवाइड बाई डी फाइव इक्वल टू ज़ीरो। ये लेप्लास इक्वेशन है। सही है भाई, तो हम लोग ने क्या किया, इसको जो है वहाँ पे लेके चले गए, ज़ीरो कर दिया, तो जब ये ज़ीरो हो गया तो हमारे लेप्लास इक्वेशन थोड़ी सी क्या बच गई, ये बच गई। हम लोगों ने सिमिलरली पुराने वाले केस की तरह ए निकाला है, इसके अंदर सिमिलरली अगेन वापस से करते हुए बी निकाला है, तो हमारे पास जो है ये देखो ए, तो ये हमारे पास एक दफ़ा किया सॉरी, एक दफ़ा किया ए आ गया, एक और दफ़ा कहेंगे बी आ जाएगा। सही है, ये आ गया ए बी। हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे कि फाइव जब ज़ीरो है तो बी भी ज़ीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइव ज़ीरो है बी भी ज़ीरो है, अगर मैं इसके अंदर फाइव ज़ीरो करता हूँ तो बी ज़ीरो होगा, बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अगर पहली इक्वेशन तो बी इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अगर मैं वापस से लिखता हूँ फाइव इक्वल टू 196 वाई वी नॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी नॉट, हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू ए पाई अपॉन 6 प्लस ज़ीरो। सही है, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा 6 वी नॉट डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ बस ए की वैल्यू आ गई, इस तरीके से दोनों की वैल्यू निकल गई। हमने वापस से उसके अंदर पुट कर दिए वैल्यू, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और हमारे पास ये होता है माइनस का, हम लोग को पता है ये होता है ई इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी, और जब ई इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी की जगह पे तो डेल्टा वी की डेल्टा फाइव, क्योंकि फाइव की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो फाइव क्या होता है, फाइव होता है माइनस का डेल्टा 1/5 डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा फाइव डॉट ए आएगा कैप। ये होता है, हम लोग ने ऊपर देखा हुआ लेप्लास इक्वेशन के अंदर जब कार्टेशियन मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ लेते हैं उसके अंदर देखा था हमने, ये सही है। लेप्लास इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर देखते हुए आ जाएंगे, तो हमारे पास ये जो वैल्यू होगी वो हम लोग इसके अंदर डालेंगे, और हमारे पास जो वी की वैल्यू थी उसको डाल के हम लोग फाइव से इंटीग्रेट कराएंगे, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। देखो इससे ये और ये कट जाएगा तो बाकी वैल्यू आ जाएगी। सही है भाई, रेजिस्टेंस वाले कैपेसिटेंस वाले कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि सर ने बताया था, डेल्टा वी है जगह वायर होती है, इसके अंदर ये करंट की जो है ना डेरिवेशन होती है, करंट किसके बराबर होता है,
ये होती है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस, ये दोनों पर डिपेंड करता है, सही है भाई, उसके एरिया पे। तो हम लोग ने 6.5 की एग्जाम्पल करेंगे, तो ये छोड़ देते हैं अच्छा ये वाला एग्जाम्पल में छोड़ लो, क्योंकि ये वाली एग्जाम्पल बहुत मुश्किल थी और ये हमें करने बैठा तो ये उसके हर एक वैल्यू पे सम करना पड़ रहा था, इनफाइनाइट सम, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हुआ था और कैलकुलेटर से आंसर सही नहीं आया था। ये मेरे को देखनी पड़ेगी, तो ये चेक करनी है एक दफ़ा, ये वाली छोड़ लेंगे। अभी आगे हम लोग 6.8 देखते हैं। ये कंडक्टिव मेटल बाल है, सही है भाई। दो रेडियस है, इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है, इसका ए है और एक बी है, सही है भाई। ए लिखा हुआ है, बैंड रेडियस आउटर रेडियस ऑफ बी, थिकनेस जो है इसकी टी के बराबर है, इसकी जो थिकनेस है वो टी है। जब ये थिकनेस टी है तो लिखा हुआ है शोन इन द फिगर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बार बिटवीन द वर्टिकल, रेजिस्टेंस निकालना है जब सरफेस प्लेट पे जब ए से लेके बी तक उसकी चार्ज डेंसिटी जाए। हम लोग को पता है कि इनिशियल पेज 0 होती है और जब फाइनल पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ होती है, जिसको हमने वी नॉट ले लिया, सही है भाई। अब हम लोग ने ये एक सिमेट्री बनाई, जैसे कि ये समझ सकते हैं इसका सिलेंडर है किसी का, ये सिलेंडर का आधा हिस्सा है ये, हमने इसको काट के नीचे बना लिया, तो हम लोग ने ये वाली चीज़ निकाली, इस तरीके से निकाली है, सही है भाई। सिमेट्री सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लेप्लास इक्वेशन लगाएंगे हम लोग वापस से, क्योंकि चार्ज नहीं दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ नहीं दिया हुआ देख लो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लगाएंगे और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लगाने की वजह से हम लोग ने डेल्टा वी डेल्टा स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, वी पी इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जिसको 0 ले लेंगे। हम लोग को पता है सिमिलरली पुराने मेथड से हम लोग ए कांस्टेंट करेंगे, उसके बाद वापस से लगा के उसके लिए बी कांस्टेंट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला। अच्छा भाई, इसके अंदर क्या होगा, एल एन हमारे पास ये है, इसके अंदर जो है वैल्यू थी हमारे पास पहले वाले की ना, वैल्यू थी ना, एक सेकंड देख के बता दूँ जरा, बस इसके अंदर वैल्यू थी ए की, हमारे पास वैल्यू तो नहीं थी। अच्छा बी फाइव दिया हुआ था ना, फाइव निकाल लेते, एंगल निकाल लेते, उस पर हम लोग चार्ज डेंसिटी निकाल लें, बी निकाल लें, तो हम लोग के अंदर पी जो है इधर करेंगे, हम लोग ने इसको यहाँ पे लेके चले आएंगे, दोनों को पी को वहाँ पे, डी पी यहीं पे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन सबको वहाँ पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई कट के, वापस से डी बी बच गया, वापस उसको ले आएंगे तो ये डी बी हो जाएगा और इस वाले को भी ऊपर ले आएंगे, वापस से इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये 1/5 जो होता है वो होता है एल एन और 5, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, सही है। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होती है, एल एन ऑफ एक्स क्या होती है, एल एन ऑफ एक्स बोलता है, एल एन ऑफ एक्स वो बोलता है मेरे फंक्शन को उल्टा करो देन डेरिवेटिव मेरा वाला फंक्शन, ये बोलता है, तो इसका जो आंसर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो सिमिलरली इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये बी की वैल्यू आ गई, हम लोग क्या करेंगे फिर, अब ए और बी की बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। ए के लिए क्या है, वी ज़ीरो है, तो हम लोग ने वी ज़ीरो निकालने के बाद बी की वैल्यू निकाल ली, और बी के लिए क्या है, वी बी नॉट है, तो बस वी नॉट की वैल्यू आ गई, सही है। वी नॉट की वैल्यू बी के अंदर हमने वैल्यू जो थी उसकी डाली, ए माइनस एल अपॉन बी, एल माइनस ए होगी, और हम लोग को फॉर्मूला पता है एल एन अपॉन बी, वी नॉट की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, हमने वापस से वी में डाल दी, वी में डालेंगे तो हमारे पास जो है ना एल एन ए और एल एन बी की वैल्यू डालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमने सीधी सीधी इसके यहाँ डाल दी। ए को मैंने छेड़ा नहीं है, ए की वैल्यू डाल सकते हो तो डाल लो, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाके सोल्यूशन में आसानी होगी इसलिए नहीं डाली थी, वैसे ये दलील भी है लेकिन आगे। अच्छा, अब ई क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी, और डेल्टा वी हम लोग को पता है डेल्टा एक्स के लिए होगा, तो अगर स्पेसिफिक के लिए बात करें तो वो डेल्टा डेल्टा इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए जो होगा वो ये इसके बराबर है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। और हम लोग जो वी की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे वी की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास जो ए होगा वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाद उसके बाद जो बाकी वैल्यू है वो उसके अंदर आ जाएगी, सही है। और एल माइनस पी हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास ये ई की वैल्यू आ गई, सही है। आसान आसान से हम लोग ने इसको वापस से तोड़ दिया, एल एन पी माइनस एल एन ए में जो फॉर्मूला आगे बंद किया था लॉग की प्रॉपर्टी, इससे हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो माइनस का इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो हमारा जो ए की वैल्यू अगर मैं डाल दूंगा तो जब जाके ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा, सही है। और नहीं की वैल्यू नहीं भी डालो बात अलग है। हम लोग करंट हम लोग को ई भी मिल गया है, चार्ज डेंसिटी हम लोग को पता है, तो हम लोग डी एस से निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है डी एस जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डी डी थीटा और डी फाई के बराबर होगा, जहाँ पे डी जेड
डी पी जो है वो कांस्टेंट लिखा हुआ है हमने, तो हम लोग ने कांस्टेंट लिया इसलिए हम लोग ने ये लिया, सही है। डी जेड के लिहाज से करंट की डायरेक्शन ए पी के अंदर वेक्टर के, हम लोग को पता है ये जो है एरिया जो अंडर रखा है वो इस तरीके से हमने निकाला कि इसकी ई की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे, डी पी से डी डी कैंसिल हो गया, एरिया आ गया, एरिया हमने बाहर निकाल दिया, और ये तो चार्ज डेंसिटी पे ऐसे बाहर थी। अब उन्होंने इसके अंदर लगाया ये क्या नाम है इसका, दोनों का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन दोनों को एक साथ लगा दी मैंने, क्योंकि इसके साथ इंटीग्रेशन जब होगी तो यहाँ पे फाई आ जाएगा और जेड आ जाएगा, फाई का मतलब फाई और जेड दोनों नीचे जीरो, लोअर लिमिट जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे फाई अपॉइंट टू माइनस फाई अपॉइंट टू होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, सही है। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, इस तरीके से होता है कुछ। तो हमने क्या किया सीधा सीधा इसकी वैल्यू लगा के डाल दिया कि भाई सिंगल वैल्यू उसकी प्रॉब्लम है, तो हम लोग ने आंसर निकाल के दे दिया। अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक दफ़ा फाइल लेता हूँ, सही है, फाइल लेने के बाद मैंने इसकी जो वैल्यू ली है वो अपर लिमिट लेता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है टी माइनस, सही, फाइव अपॉन टू माइनस जीरो, तो बस जो जीरो होगा वो तो ऐसे ही कट जाएगा ना, क्योंकि लेवल लिमिट हमारा जीरो है, सॉरी। इससे कटने के बाद ये बच जाएगा, तो सीधा सीधा ये बच रहा है, ये बच रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सही है। उसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आर की वैल्यू, आर हम लोग को पता है वी अपॉन आई होता है, ये ओम्स लॉ की तरह से आया। वी नॉट की वैल्यू डाल देंगे हम लोग को, या वी की वैल्यू डाल देगा आंसर, तो फिर आई की वैल्यू भी डाल हो जाएगा, सही है। ये तो आसान है, जो आई की वैल्यू जो लिख ली है वो डालना नीचे, और वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो आर बच जाएगा इसके लिए। बाकी तो आई गेस और कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, तो आगे फिर चैप्टर नंबर 4 है, वो मैं थोड़ा सा देख के बताऊँगा, थोड़ा सा उसमें मसला है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे कौन कौन से करवाने हैं, क्या करवाया है सर ने पहले, तो फिर मैं उसको बता दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।